हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हट जा रहा हूँ। देखिए, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक सीटेट 2023-24 के लिए विज्ञान पेडागोजी के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान की विषय वस्तु कैसी। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। बहुत जल्दी से मैंने पहले ही आपके लिए अपने कुछ नोट्स यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि मेरा समय बच जाए लिखने का। तो देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विज्ञान की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। आप मेरे साथ देख रहे होंगे, विज्ञान की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर है कि विज्ञान की विषय वस्तु में संज्ञानात्मक वैधता होनी चाहिए। संज्ञानात्मक वैधता का मतलब यहाँ पर यह है कि बालक की समझ के अनुरूप होनी चाहिए। जिस आयु स्तर का बच्चा है उसी आयु स्तर की विषय वस्तु होनी चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है। बालक की समझ से बाहर की विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर विषय वस्तु बालक के सर के ऊपर से जा रही है, उसकी आयु से ऊपर की है, तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, अर्थात वो ऑनेस्टली उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो करना यह है कि चूंकि हम अध्यापक हैं और हमें बालकों को पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो जो बच्चे हैं वो बच्चे जिस आयु स्तर के, जिस मानसिक स्तर के हैं, उसी स्तर की विषय वस्तु को हम चयन करना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो ये कहना चाह रहा है, जिसका मैंने हेडिंग दिया है कि संज्ञानात्मक वैधता वाली होनी चाहिए, यह पॉइंट यही बताता है कि बच्चे की आयु के हिसाब से विषय वस्तु को चयन करना चाहिए, जिससे बच्चा ईमानदारी से उस विषय वस्तु की ओर अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता, विषय वस्तु की वैधता होनी चाहिए। विषय वस्तु की वैधता का मतलब यहाँ पर यह है कि जो विज्ञान सब्जेक्ट की विषय वस्तु हो वो वैध होनी चाहिए। वैध होने का मतलब यहाँ पर यह है कि विषय वस्तु वैज्ञानिक ही होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसी हो जो बालक के दृष्टिकोण को, बालक के अभिवृत्ति को, बालक के नजरिए को वैज्ञानिक करे। तभी तो विषय वस्तु वैज्ञानिक स्तर की होनी चाहिए, सहज और सरल होनी चाहिए, अर्थहीन ना हो। ऐसी ना हो कि बच्चा पढ़े और उसका कोई उसके जीवन स्तर में, उसके सामाजिक भूमिका में उसका कोई रोल ना हो। तो विषय वस्तु अर्थहीन नहीं होनी चाहिए, यानी विषय वस्तु की वैलिडिटी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रक्रिया की वैधता। प्रक्रिया यानी क्रियात्मक, यानी विषय वस्तु ऐसी हो जो क्रियात्मक पहलू पर जोर दे, बालक के क्रियात्मक पहलू को जोर दे। पहले हमने कहा संज्ञानात्मक पहलू पर जोर देने वाली होनी चाहिए, समझ पर जोर देने वाली होनी चाहिए। यहाँ पर आ रहा है क्रियात्मक पहलू पर जोर देने वाली होनी चाहिए, बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने वाली होनी चाहिए और बालक में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी पैदा करने वाली होनी चाहिए। तभी तो विज्ञान का मतलब होगा। क्योंकि विज्ञान, जब मैंने कल आपको क्लास दी थी पेडागोजी की, जो मेरी पहली क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि विज्ञान शिक्षण जो होता है उसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि बालकों में कैसे जिज्ञासा और कैसे रचनात्मकता पैदा की जाए। तो वही पॉइंट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया की वैधता हो, विषय वस्तु क्रियात्मक होनी चाहिए, बालक की जिज्ञासा को पोषित करने वाली होनी चाहिए और बालक में रचनात्मकता का विकास करने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो रोककर आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं। मैंने की पॉइंट में आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। चौथा पॉइंट है ऐतिहासिक वैधता वाली होनी चाहिए, यानी ऐसी विषय वस्तु हो विज्ञान की जो बालक को यह समझाए कि भाई जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो विज्ञान की धारणाएं हैं, वो सबको एक साथ नहीं आई है, वो समय के साथ साथ बढ़ी है। मैंने कल आपको बताया था जब मैंने क्लास दी थी कि जो विज्ञान है उसका जो एक उद्देश्य यह भी होता है कि वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला विज्ञान होता है। जब मैंने प्रकृति बताया था,
विज्ञान की प्रकृति। विज्ञान का जो जन्म है या विज्ञान की जो रिसर्च है, जो विज्ञान की जो शोध है, वो इसी आधार पर है। उनका आधार ही यही है कि जैसे जैसे मानव की जरूरतें, मानव की डिमांड बढ़ती जाती है नई नई चीज़ों के संदर्भ में, तो नई नई चीज़ों को वह विज्ञान खोजता चला जाता है। तो विज्ञान की जो विषय वस्तु है, हम बालक को जब पढ़ाएंगे तो बालक को इस संदर्भ में भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई जो भी विज्ञान की धारणाएं हैं, जो भी विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो भी विज्ञान के नियम हैं, वो कोई यूं ही नहीं आ गए, वो समय के साथ उनका क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है। दूसरा, विषय वस्तु ऐसी भी हो जो बालक को यह बताए कि विज्ञान से समाज कैसे प्रभावित होता है। भाई मोबाइल फोन आया, कैमरा आया, कल भी चर्चा की थी मैंने, जैसे मैं आपको शूट कर रहा हूँ, आप मुझे दूर बैठे देख पा रहे हैं। समाज, संस्कृति, पर्यावरण, ये हर चीज विज्ञान से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो विषय वस्तु इस बात पर भी जोर देने वाली होनी चाहिए। अगला विषय पर देख लेते हैं, परिवेशीय। परिवेश का मतलब पर्यावरण होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि विषय वस्तु बालक के परिवेश से जुड़ी हो, बालक को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के मध्य जो एक रिलेशन है उसको बताने वाली हो कि भाई विज्ञान प्रौद्योगिकी से कैसे समाज, आपका जो परिवेश है, आप जिस माहौल में रह रहे हैं, वो माहौल, वो परिवेश विज्ञान प्रौद्योगिकी से कैसे प्रभावित हो रहा है। अब मैंने फिर वही बात कहता हूँ कि पहले बैलगाड़ी थी, फिर साइकिल, फिर बाइक, फिर कार, आज देखते हैं क्या स्तर चल रहा है कि परिवहन के साधनों का कितनी तेजी से विकास हो रहा है। तो परिवहन के साधनों के तेजी से बढ़ते हुए विकास ने, बढ़ती हुई संख्या ने मानव के समाज को क्या किया, प्रभावित किया है, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, मानव के परिवेश को प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज देखते हैं कि बालक को ये बताने वाली होनी चाहिए विषय वस्तु के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उसके समाज में क्या संबंध है। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा क्या है, रोजगार से संबंधित होनी चाहिए विषय वस्तु। नो डाउट आप कोई भी शिक्षा ले, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो जीवन को रोजगार देने वाली होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्किल्स शिक्षा पर, ये जो स्किल्स एजुकेशन होती है, जो कौशल विकास है, उस पर जोर दिया था। ठीक। अगली विशेषताएं देखिए, अगली छठा पॉइंट है यहाँ पर नैतिक वैधता होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ, छठा पॉइंट क्या है, नैतिक वैधता होनी चाहिए। तो विषय वस्तु ऐसी हो जो बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करे। ठीक है। मैंने कल भी बताया था ये वाली बात कि भाई कोई भी विषय हम पढ़ाएं, हम टीचर हैं, हम सीटेट के बाद नौकरी करेंगे, जॉब लेंगे, तो हम कोई भी बच्चे को जब भी हम पढ़ाएंगे तो एक टीचर का ये उद्देश्य हमेशा होना चाहिए कि वो जो भी कुछ पढ़ाए उसमें विषय वस्तु के अतिरिक्त अपने छात्रों में पाठ्यक्रम को तो पूरा कराए, लेकिन प्रत्येक छात्र में यह प्रयास करे कि नैतिक विकास हो सके। अब देखिए, नैतिक विकास में नैतिक मूल्य का विकास, बात वही है, क्या होते हैं ये। तो देखिए, नैतिक मूल्य वो होते हैं जो हमें समाज के द्वारा दिए गए होते हैं और समाज के द्वारा स्वीकार्य होते हैं। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाकर आप किसी व्यक्ति को टॉयलेट करते हुए देखते हैं, तो आपके मन से, आपके मस्तिष्क से उसके लिए क्या आएगा, एक कितना गंदा व्यक्ति है ना। तो वो गंदा क्यों कहा, क्योंकि वो अनैतिक कार्य कर रहा है। अनैतिक कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो सड़क पर वो हरकत कर रहा है वो समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चीज को समझे कि नैतिक और अनैतिक में डिफरेंस यही होता है कि नैतिक मूल्य वो होते हैं जो हमें समाज देता है और वो समाज में स्वीकार्य होते हैं, जैसे सच्चाई, जैसे अहिंसा, जैसे सहयोग, जैसे सद्भाव, जैसे सम्मान, ये सब ऐसे नैतिक वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, जो हमें पढ़ाई से आती हैं, शिक्षा से आती हैं। और प्रत्येक विषय आप हमेशा ध्यान रखें, पेडागोजी के अंतर्गत कोई सा भी विषय की पेडागोजी आप पढ़ें, उस विषय में आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। हर विषय का उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थियों में नैतिक विकास या नैतिक मूल्यों का क्या करे, विकास करे। ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, विषय वस्तु ऐसी हो जो बालक में नैतिक मूल्य का विकास करे, साथ ही साथ मानव विकास और पर्यावरण की रक्षा के लिए चेतना पैदा करे। उनमें एक ऐसा चेतना पैदा करे कि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए आतुर हो जाए, वो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, मानव विकास के लिए हर कदम पर पहल करे। ऐसा कुछ करने वाली विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो ये कुछ 6 वैधताएं हैं। ये वैधता मैंने क्यों बताई? ये वैधता इसलिए मैंने बताई कि आप सीटेट का 2021-2022 का पैटर्न आप देखेंगे तो वहां पर इन वैधताओं से क्वेश्चन आया है जूनियर में, और मैं डेमो दे दूंगा क्वेश्चन का, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसका भी आपको डेमो दूंगा। तो मैंने इसलिए वैधताओं के साथ इनको लिंक किया है, अदरवाइज आप सीधे भी इनको पढ़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब जो भी कुछ हमने पढ़ा है उसका एक सारांश निचोड़ देख लेते हैं। मैंने हेडिंग डाल दिया है कि विज्ञान की विषय वस्तु कैसी हो, निष्कर्ष हो, है ना। मतलब ये हम 2 पॉइंट देखेंगे कि कॉमनली जो हमें याद रखने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या या विषय वस्तु को मुख्यतः विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीकी और समाज के मध्य अंतर संबंधों के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो विज्ञान की विषय वस्तु है वो बालक को ये बताने वाली हो, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई आप जो पढ़ रहे हो विज्ञान या विज्ञान के साथ जो आप विज्ञान और तकनीकी को पढ़ रहे हो वो, और जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज में एक आपस में संबंध रहता है, अंतर संबंध रहता है, उस संबंध को बताने वाली होनी चाहिए विज्ञान की शिक्षा। तभी तो मैंने क्या कहा, देखिए कोई भी शिक्षा हो वो हमारे समाज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़ी रहती है। कोई सा विषय हो, इतिहास भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ रहता है, भूगोल, संविधान, ये सब हमारे परिवेश से जुड़े हुए रहते हैं। तो हर विषय वस्तु के अंदर ये गुण होना चाहिए कि भाई वो आपके समाज और जो विषय आप पढ़ रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या एक संबंध है, क्या एक रिलेशन है, उस पर प्रकाश डालने वाली होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों जो पहला पॉइंट है वो यही बात कह रहा है कि भाई पंखा चल रहा है, कल बात हुई थी कि पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है, गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, या मेरे समाज में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर जो ये कारें हैं, इन कारों से मेरा समाज कैसे प्रभावित हो रहा है, या इनसे समाज से क्या जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है क्या इससे समाज को सिर्फ लाभ ही लाभ है या इससे कुछ हानियाँ भी हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमने कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में कहीं ना कहीं ये चीज़ पढ़ी है कि विज्ञान अभिशाप है या विज्ञान वरदान है। तो उसमें हम एक आलोचनात्मक चिंतन करते थे, दोनों पक्षों को बताते। तो बिल्कुल वही वाली बात है, क्योंकि विज्ञान समाज के लिए वरदान भी है और विज्ञान समाज के लिए अभिशाप भी है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर अवेलेबल है। तो विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विज्ञान की विषय वस्तु पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सेम है, यही बात है यहाँ पर। अगला पॉइंट कह रहा है बालकों में व्यवहारिक कुशलता लाने वाली होनी चाहिए, अप्लाइड साइंस होनी चाहिए। देखिए आप जनरल कॉम्पिटिशन में देखें तो वहाँ पर अप्लाइड साइंस की बात की जाती है, तो साइंस अप्लाइड होनी चाहिए। हाँ, मतलब उस पढ़े लिखे का आपके दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है ये बताने वाली होनी चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड कह रही है कि 10वीं कक्षा तक विज्ञान को एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10वीं कक्षा तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि जो 10वीं कक्षा तक बालक होता है उसकी जो समझ होती है वो विज्ञान को अलग अलग संकाय के रूप में नहीं ले सकती। जैसे जूलॉजी अलग कर दो, बॉटनी अलग कर दो, पहले तो उसको विज्ञान की ही समझ दो। क्योंकि हम जानते हैं 10वीं कक्षा तक 3 स्तर आते हैं, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। तो देखिए प्राथमिक स्तर, उच्च, देखिए आगे पॉइंट है भी, मैं बता देता हूँ। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की विषय वस्तु बालक के अभिरुचि के, बालक विज्ञान को नहीं समझता है प्राथमिक स्तर पर, तो जो भी विज्ञान के टॉपिक उसके सिलेबस में डाले जाने चाहिए वो उसी की रुचि के अनुसार, जिनको वो जानता है पहले से, जिसमें उसे मजा आए देखने में, पढ़ने में, तो वैसे ही टॉपिक होने चाहिए। ठीक, उसके बाद प्राथमिक स्तर यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, तो विज्ञान की जो अवधारणा है, जो विज्ञान के केवल उन्हीं सिद्धांतों को बताया जाना चाहिए जिन सिद्धांतों को एक बालक अपने दैनिक जीवन में अनुभव कर सकता है। गति हो गई, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई। ऐसा नहीं है कि उसको कोई ऐसी चीजें पढ़ाना शुरू कर दें जैसे कि मान लीजिए सेमीकंडक्टर पढ़ाना शुरू कर दें उसको। सेमीकंडक्टर पढ़ा के क्या करोगे यार उस बच्चे को, तो अभी उसको जरूरत नहीं है ना इतनी। अभी तो आप उसको गति बताओ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बताओ, रेलगाड़ियाँ बताओ, है ना, प्रकाश बताओ, ध्वनि बताओ कि भाई मैं बोल रहा हूँ और आपको ध्वनि जा रही है, लाइट बताओ कैसे कैसे लाइट आती है, ये सब चीजें बताओ जिसको वो अनुभव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु प्रयोगत है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विज्ञान जो है, मैंने क्या बताया था कि विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो भी खुद कहे कि मुझे करके सीखो, आओ विज्ञान करके सीखें। तो विज्ञान क्रियात्मक पहलू पर जोर देने वाला होना चाहिए और
इस क्रम में उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्रयोग आधारित होनी चाहिए। अंतिम स्लाइड देख लेते हैं। कह रहा है कि विषय वस्तु महज सूचना प्रदान करने वाली ना हो, वरन बालकों को ऐसे मौके देने वाली हो जिनसे बालक विज्ञान का मतलब, विज्ञान को करना समझे। बिल्कुल जो बात मैंने भी कही है। देखिए मैंने अभी आपसे यही बात कही थी कि बालक को ये पता होना चाहिए, बालक को ये पता होना चाहिए कि जो विज्ञान है उसको करके करके करना है। विज्ञान को अगर सीखना है, विज्ञान का मतलब ही है विज्ञान को करना। विज्ञान बिना करे नहीं सीखा जा सकता। इसका मतलब यह है कि विज्ञान बालक के अंदर एक ऐसी धारणा पैदा कर दे कि विज्ञान को आप बिना करे नहीं सीख सकते। यानी ये दो बातों पर जोर दे रहा है कि रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए, विज्ञान में रटने का कोई स्थान ना हो, और दूसरा विज्ञान को क्रियात्मक पहलू पर जोर देना चाहिए, यानी विज्ञान प्रयोगात्मक होना चाहिए। दूसरी बात, आप सब जानते होंगे कि जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द का मतलब ही होता है वह विषय वस्तु जिसको प्रयोग किया जा सके। ठीक है साथियों, तो आज की ये मेरी वीडियो थी जो आपको यहाँ पर जो बताने वाली थी, जिसमें हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि विज्ञान की विषय वस्तु जूनियर स्तर पर कैसी होनी चाहिए। कक्षा 6 से 8 जो जूनियर वर्ग का सीटेट है उसमें जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, और न सिर्फ देखें बल्कि इसको मनन करें। 2 या 3 बार, जितनी बार आप इसको देख सकते हैं उसको देखें। एक ही बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगी, 2-3 बार देख लेंगे तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में मिलेगा, आपको उस सवाल को करने में आसानी होगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।